आप सभी के दोस्तों का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और हमने लगातार मैं आप सभी के लिए अच्छे के लिए वीडियो डाल रहा हूं। और जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे जो क्लास जो हमने कल जहां से ख़त्म किया था, लेकिन ये साइंस में आज फिजिक्स का चैप्टर होगा जो क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक का है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जिन्हें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पार्ट 9 कक्षा 9 का साइंस का है। गति नाम है चैप्टर का, मोशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमने किनारे लिख दिया है, जो लगभग एग्जाम में स्कूल वाले पूछते रहते हैं, जो एग्जाम में देते रहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। मैं इनके बारे में थोड़ी सी और चीजों के बारे में डिटेल्स में आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते थे गति क्या होती है। हम जब चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मांसपेशियां वो कार्य करती हैं, हमें ऊर्जा जो है वेस्ट होती है। हम दौड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते तो कैसे आते हैं, गति के द्वारा जाते हैं। धीरे गति होती है, कुछ तेज गति दौड़ के जाते हैं। ठीक है, तो ये गति ही होती है। ये चैप्टर का ही नाम है गति है। चिड़िया उड़ रही है, वायुयान जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, ये सब गति के उदाहरण है। ठीक है, तो जो गति की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था इस गति की, ये भौतिक अवस्था में एक है विरामावस्था, कि कुछ वस्तु क्या होती है, विरामावस्था में होती है, और कुछ गतिजावस्था में होती है। हर वस्तुओं की दो भौतिक अवस्थाएं होती है। अगर वस्तु रुकी हुई है एक जगह पे उसे विरामावस्था कहेंगे। अगर वस्तु गति कर रही है, जैसे चिड़िया उड़ रही है तो वो गति कर रही है, तो वो अवस्था कैसी होती है, गतिज अवस्था होती है। तो मतलब स्थिति के सापेक्ष क्या होता है, इसमें स्थिति के सापेक्ष लगातार परिवर्तन को गतिजावस्था कहते हैं। उस जैसे उड़ती हुई चिड़िया, उसी प्रकार स्थिति में जो लगातार सापेक्ष परिवर्तन होता है, परिवर्तन इसमें स्थिति के लगातार सापेक्ष परिवर्तन की बदलाव अगर बदलाव नहीं होगा तो गतिज अवस्था नहीं होगी, बदलाव होना जरूरी है। अगर वस्तु एक स्थान पे है तो उसे स्थितिज अवस्था कहते हैं। ठीक है, और इसका विरामावस्था, कोई वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है जगह पे, उसे विरामावस्था कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुर्सी क्या है, पड़ी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, तो वो हो गई। बुक्स रखी गई हैं, किताबें हैं, वो सभी क्या है, ये सभी विरामावस्था में होती हैं। तो स्थिति के सापेक्ष जो बदलाव नहीं हो पाते हैं स्थिति में, तो वो जो है विरामावस्था कहलाती है। स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन ना हो तो ऐसी अवस्था विरामावस्था कहलाती है। ठीक है, अब जो गतिज अवस्था होती है इसमें दो प्रकार की गतियां होती है। एक है लिखा हमने, एक समान गति है और दूसरा असमान गति है। एक समान गति में क्या होगा, समान समय में समान दूरी चली जाती हो, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, तो वो क्या, कौन सी गति होगी, एक समान। समान समय में असमान दूरी, असमान समय में असमान दूरी, वो कौन सी गति होगी, असमान गति होगी। ठीक है, इसके बाद हम जो है इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। लेकिन उसके पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हर कक्षाओं में हर एग्जाम से पूछे जाने वाली चीज है, जिसे राशियां कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सभी मात्रकों को जो व्यक्त किया जाता है वो राशियों में व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो राशियां होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है।
ठीक है। तो सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसमें स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और इसे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। नाम से देखो सदिश, जिसमें दिशा भी सात हो, जिसमें दिशा भी क्या क्या हो, सात हो, ठीक है। तो जिन भी मात्रकों में, जिन भी चीजों में दिशा क्या होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसमें क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, दिशा होती है या होती है, ऐसी राशियां, उन राशि को सदिश राशि कहते हैं। और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे जो अदिश राशि का एग्जाम्पल है, इसमें जैसे एग्जाम्पल हो गया चाल और दूरी, चाल और दूरी। तो दूरी में जो कोई दिशा नहीं होती, किसी भी आप कोई भी दूरी नापना हो, आप किसी भी दिशा से नाप सकते हैं। परिमाण तो होता है लेकिन दूरी में दिशा नहीं होती, तो इसलिए कौन सी राशि है, अदिश राशि है। सदिश राशि का एग्जाम्पल जैसे हो गया, एग्जाम्पल इसका वेग और विस्थापन। वेग में की भी क्या होती है, दिशा होती है, और विस्थापन की भी क्या होती है, दिशा। यही दूरी जब एक दिशा, कोई दिशा में हो जाती है तो उसे विस्थापन कहते हैं, और चाल जब एक दिशा में होता है तो उसे जो है वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये सदिश और अदिश राशियों के बारे में था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ठीक है। इसे नोट करते चलिएगा, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले दूरी, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे ये आपका ए स्थान हो गया, ये आपका बी स्थान हो गया, इन दोनों के बीच में जो ये माप है, ये दूरी है, दूरी की जो माप है, ये तो यही क्या है, यही दूरी है, और यही डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये जो जगह है जिसको मापेंगे, यही क्या कहलाएगी, दूरियां। तो प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति होती है, इसकी परिभाषा यही हुई, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की माप को, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की माप को दूरी कहते हैं। और हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय भी होता है। हम लोगों ने पढ़ा है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी को डिस्टेंस कहा जाता है। अभी हमने बताया था दूरी कौन सी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। और दूरी का इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसे मीटर से मापा जाता है, ठीक है। इसी के बाद हम बात करते हैं विस्थापन की, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा टॉपिक है विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो देखिए, हम मान लीजिए ए से कहां गए, बी स्थान से गए, बी से कहां गए, एक बिंदु है सी पे आए, ठीक है। अगर हमसे पूछी जाए ये 10 मीटर चले, ये 5 मीटर, दूरी कितनी हुई, तो हम 10 और 5 को जोड़कर बना देंगे, हमने टोटल 15 मीटर दूरी चली हुई है, ठीक है। लेकिन हमसे विस्थापन पूछा जाएगा तो हम प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु होगा, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, मान लो ये 7 मीटर थी, तो विस्थापन कितना होगा, यही 7 मीटर होगा। ये दोनों को जोड़कर नहीं लिखते, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की स्थिति की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यही हो गई, प्रारंभिक एवं
अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जिस प्रकार ये क्या है, ये अदिश राशि है और विस्थापन क्या होता है, ये सदिश राशि होती है। इसका मात्रक भी मीटर है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है विस्थापन का। ठीक है, तो ये विस्थापन और दूरी के बारे में आप लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। चाल क्या होती है, चाल जिसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में पहुंच गए, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पहुंचे। तो हम लोग बहुत पहले फॉर्मूला भी पढ़े थे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। कितनी दूरी, अगर 100 किलोमीटर चले हैं, हमें 2 घंटे लगा है, तो चाल कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले, तो चाल को इस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चाल क्या होती है, चाल गति के, जो गति की दर होती है, गति की दर का मापन चाल कहलाता है। गति की दर का मापन चाल कहलाता है। चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को एस से लिखा जाता है, एस बराबर डी बटा टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यह क्या है, चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, हमने अभी लिखवाया था। चाल का मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर हो गया दूरी का और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेग के बारे में। वेग क्या होता है, जिसको लिखा जाता है वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी में भी आगे आ रहा है, इसलिए इसको भी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये गति के दर को किससे मापते हैं, चाल से मापते हैं। लेकिन यहाँ पे वेग है, वेग क्या होता है, जब यही क्या होती है, दिशा के साथ गति हो रही है, दिशा के साथ चाल के मापन को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या हो गया, चाल बटा समय। इसका ये क्या है, ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, ये चाल बटा समय वेग हो गया। अब हम चाल को चाल या वेग को किस में नापते हैं, हम स्पीडोमीटर आता है, स्पीडोमीटर से नापते हैं कि भैया 50 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, स्पीड की 100 या 200 चल रही है। और एक आता है ओडोमीटर, मोटर जो हमारी बाइक होती है, जो है उस बाइक में जो स्पीड नापता है, बताता है कि वो कांटा चल रहा है, आगे पीछे होता है, वो ओडोमीटर होता है। वो गाड़ी की चाल को, गाड़ी के वेग को नापता है कि आप कितनी तेजी से जा रहे हैं और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चाल और वेग के बारे में हमने बता दिया। अब मैं आपको त्वरण के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो यही आता है, एक समान चाल किसे कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक समान चाल, और यहाँ पे आया पूछ लेगा असमान चाल किसे कहेंगे। तो सीधी सी बात है, आप लोग बता देंगे, समान दूरी को समान समय में चला जाता है, उसे एक समान चाल कहते हैं। असमान दूरी को असमान समय में चला जाएगा तो उसे असमान चाल कहेंगे। बस यहीं से हम इसको ज्ञात कर देते हैं। वेग किसे कहते हैं, समान चाल को समान समय में तो समान वेग हो गया, असमान चाल को असमान वेग से चलेंगे तो असमान हो गया। तो देखो समान में क्या होता है, समान क्या होता है, हमने 100 किलोमीटर मैंने बताया को 2 घंटे में यात्रा की।
ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे रास्ते में मेला लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्पीड को धीरे चलेंगे, कहीं कोई व्यक्ति दुर्घटना ना हो जाए किसी के साथ। तो वो क्या होगी, वो जो है मेले में जाती हुई कार, ये असमान चाल का उदाहरण है, मेले में जाती हुई कार। और ऊपर वाला 100 किलोमीटर को 2 घंटे में यात्रा करना, ये एक समान चाल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये एक समान और असमान चाल भी हो गई, चाल और वेग हो गया। इसके बाद हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। हमारे गाड़ियों में भी होता है ना एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर क्या करता है, जितना तेज एक्सीलरेटर होते हैं गाड़ी उतनी तेज भागती है। क्यों, क्योंकि वो हमारे जो वाहन है, हमारे पास जो हमारे पास व्हीकल्स है, उसकी गति पर नियंत्रण रखता है ये त्वरण। ठीक है, इसकी वजह से क्या करते हैं, हम एक्सीलरेट कर देते हैं गाड़ी को और वो काफी तेजी से चलने लगती है। तो त्वरण क्या होता है, वेग की इसकी परिभाषा होती है, वेग की समय के साथ, वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग की समय के साथ, वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बराबर की त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटा समय। तो वेग परिवर्तन की दर में क्या होती है, हमने जो हमारी प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति बटा समय। त्वरण को हमेशा ए से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल ए बराबर यू माइनस वी बटा टी, ये होता है। ठीक है, और त्वरण भी क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, जो वेग का होता है मात्रक, वही इसका भी एसआई मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। यहाँ से ये मात्रक ये हट जाता लाइन, तो यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, ये इसको मीटर प्रति सेकंड, ये त्वरण हो गया। त्वरण के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन गति के समीकरण। गति के समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गति का जो समीकरण है, इसे गति के समीकरण को किसने दिया था, गति के समीकरण को किसने दिया था, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति का जो समीकरण था ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा दिया गया। गति के 3 समीकरण होते हैं और 3 समीकरणों के बारे में आपके एग्जाम में इसे लिख कर स्टार बना के रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, हर एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है। 3 समीकरण होते हैं गति के। पहली चीज हम लोग जानते हैं, त्वरण को किससे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। प्रारंभिक वेग को किससे लिखा जाता है, प्रारंभिक वेग यू से। अंतिम वेग को लिखा जाता है v से, अंतिम वेग। और उसके बाद उसमें आता है डिस्टेंस, दूरी, दूरी को s से लिखा जाता है। समय को लिखा जाता है t से। ठीक है, तो इस गति का जो तीनों समीकरण होता है, इसमें पहला समीकरण यही होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से हम जो है अंतिम वेग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अंतिम वेग निकालना हो तो ये फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। दूसरा गति का समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ से अगर दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, तब इन गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। समय है, ये प्रारंभिक वेग है और ये ए है त्वरण।
ठीक है। गति का जो तीसरा समीकरण है ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ से हम प्रारंभिक वेग भी, अंतिम वेग भी, त्वरण और डिस्टेंस सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाने वाला है आप सभी की एग्जाम में। ये महत्वपूर्ण चीजें थी गति पाठ की पढ़ाई में जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। धन्यवाद।